नमस्कार, देवभूमि में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कृतिका। देवभूमि की खबरों में बात करेंगे उत्तराखंड में जो महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया उसको लेकर। तो बड़ी जानकारी आपको लगातार दे रहे हैं। महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका शुभारंभ किया है। सीएम कैंप कार्यालय में इसका शुभारंभ किया गया है और इस शुभारंभ के दौरान महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्या भी इस दौरान वहां मौजूद रही। बालिकाओं के प्रोत्साहन के लिए महालक्ष्मी योजना बनाई गई है और मां और कन्या शिशु की देखभाल के लिए इस योजना को लाया गया है। बालिका और मां को दी जाएगी महालक्ष्मी किट। सेहत के लिहाज से भी जरूरी दवाएं और खाद्य सामग्री दी जाएगी। कार्यक्रम में राज्य भर की कई महिलाएं वहां पहुंची और जिलों से भी वर्चुअल तमाम महिलाएं इस दौरान जुड़ी। तो मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में इस योजना का शुभारंभ किया गया है। जिलों से भी कई वर्चुअल तरीके से तमाम महिलाएं इस दौरान जुड़ी। उत्तराखंड में महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री करते हुए नजर आए हैं। सीएम धामी ने इस योजना का शुभारंभ किया है। तो महालक्ष्मी किट के जरिए बच्चा और मां दोनों को यह किट दी जाएगी। और वो रुक जाएगी मात्र 2-2.5 घंटे में। यानी कि कोई भी हवाई जहाज से नहीं जाना पसंद करेगा, वो रोड से जाना पसंद करेगा। क्योंकि हवाई जहाज में जाने से क्या है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हवाई जहाज की यात्रा मत करिए लेकिन क्या होगा, पहले अभी जैसे हम लोग यहाँ से जाते हैं तो एयरपोर्ट जाते हैं, हमें 2 घंटे पहले जाना होता है कम से कम, क्योंकि आजकल उसके सिक्योरिटी के और इसके उसके चेक इन और वो सब इतने नियम हैं कि 1 घंटे पहले हमको एयरपोर्ट में पहुंचना होता है। तो अगर 1 घंटे पहले पहुंचना है तो हम 1 घंटे पहले यहाँ से चलेंगे, क्योंकि लगभग 1 घंटे से लेकर 45 मिनट तक हमारा एयरपोर्ट जाने में लग जाता है। कितने घंटे हो गए? 2 घंटे हो गए। अब 1 घंटे की जो है आप समझ लीजिए कि वो फ्लाइंग टाइम और सब मिला के 3 घंटे हो गए। फिर वहां उतरते हैं हम, तो लगभग 30 मिनट से लेकर 45 मिनट के बीच में रहनी चाहिए। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता सुदीप जैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। सुदीप, जिस तरीके से इस योजना का शुरुआत की गई है, क्या कुछ इस योजना में खास है, क्या कुछ खासियत है इसकी? जी देखिए, आज से जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने ये महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया है, इसमें 10,000 किटें प्रदेश के अलग अलग जिलों में तैयार करके आज से डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है जी। इन किटों में जो नवजात बच्चे हैं उनके लिए साबुन, तेल इत्यादि की व्यवस्था की गई है पहाड़ के दूरस्थ इलाकों में। और जो माताएं हैं उनके लिए पौष्टिक आहार, जिसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह, जो कंबल है, सूती कपड़े हैं, जो बच्चों के लिए यूज होने वाले डायपर्स हैं, वो सब रखे गए हैं। और कंबल 2 दिए गए हैं, गर्म और सर्दी दोनों मौसम के हिसाब से, और एक बड़ी तौलिया चादर इत्यादि दी गई है। कैबिनेट मंत्री रेखा ने न्यूज वन इंडिया से बातचीत में कहा है कि पहाड़ के दूरस्थ इलाकों में वो जो माताएं हैं उनकी एक मदद करने के लिए विभाग की पहल है। बेसिक इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे जो सोच है, हरियाणा या तो आपको बता दें कि अभी हमारा संपर्क टूट गया है। हम एक बार फिर से संपर्क साधने की जरूर कोशिश करेंगे। सुदीप जैन हमारे संवाददाता बने हुए थे और साफ तौर पर कहा जा सकता है और वहीं इस महालक्ष्मी योजना को लेकर के महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्या से बातचीत की हमारे संवाददाता सुदीप जैन ने। क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। राज्य की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या जी हमारे साथ हैं। आज उनकी एक महत्वाकांक्षी योजना महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ होने जा रहा है। रेखा जी से पूछते हैं कि इस योजना को उन्होंने कैसे प्लान किया और इस योजना से पहाड़ की महिलाओं को कितना लाभ मिलने वाला है।
रेखा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस जी, योजना बहुत-बहुत से धन्यवाद। कितना लाभ मिलेगा और कैसे आपने इस योजना का खाका खींचा? देखिए, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना इस रूप में बन के तैयार हुई कि हम बेटी के पैदा होने पर माँ के या उसके परिजनों के माथे पे किसी भी प्रकार का शिकन ना आने पाए, यानी कि बेटी के आगमन को वो स्वागत के रूप में देखे, बेटी के आगमन को वो लक्ष्मी के रूप में देखे। ये बहुत आवश्यक हो गया था कि ये संदेश देना, तो उसलिए हमने एक योजना प्रारंभ करी महालक्ष्मी किट, जिसमें माँ के लिए वो सारी सामग्री रखी गई है जो उसकी आवश्यकता प्रसव के उपरांत रहती है, और साथ साथ में बच्ची के लिए भी वो सारी चीज़ें रखी गई हैं जो उसको पैदा होने के उपरांत में उसके स्वच्छ और स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक होती है। तो एक कोशिश है, एक प्रोत्साहन है, एक उपहार है, और एक मैं कह सकती हूँ कुछ शुभकामना है हमारी ओर से कि आपने जो ये काम किया है या आपने जो ये इस बच्ची को आप इस धरा पर लेकर आई हैं, उत्तराखंड सरकार, धामी जी की सरकार उसका स्वागत करती है और शुभकामना देती है। मुझे लगता है कि इससे निश्चित रूप से जो हम कहते हैं कि बेटियों की संख्या बेटियों के मुकाबले अभी कम है, तो उस और बढ़ोतरी होगी, लैगिंग असमानता खत्म होगी। इस दिशा में हमारा ये प्रयास है। मंत्री जी, बेटियों का तो जिक्र हो गया, पर बेटे जो पहले योजना में थे वो बाहर हो गए, तो बेटों के लिए भी क्या कुछ योजना है आपके पास? देखिए, मुझे ये बताइए कि आज की तारीख में यदि 1000 लड़के हैं और हमारे प्रदेश में 960 लड़कियां हैं, तो ये बताइए कि आखिरकार वो 40 लड़कियों की आपूर्ति आप कैसे करोगे? तो यदि ये संख्या घटती चली गई तो आखिरकार उत्तराखंड को हरियाणा जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। इसलिए उत्तराखंड को बेटियों को बढ़ावा देने के लिए हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम उसको प्रोत्साहित करें। मेरा मानना है प्रकृति ने 2 फूल दिए हैं, बेटी के रूप में भी दिया है, बेटे के रूप में दिए हैं। दोनों ही एक ही सिक्के के माँ के लिए या के लिए पहलू होने चाहिए, क्योंकि दोनों के बगैर जो है प्रकृति नहीं चल सकती है। लेकिन हमारी सोच ने कहीं ना कहीं बेटियों को हतोत्साहित किया है, कन्या भ्रूण हत्या जैसे काम करने के लिए मजबूर किया। तो इसलिए इस सोच पे कुठाराघात करने के लिए मैंने जो है महालक्ष्मी किट योजना प्रारंभ करी है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि कभी ऐसी हमें सामना करना पड़े कि हमारे लड़कों की संख्या लड़कियों के मुकाबले कम हो, तो ये अभियान हम उनके लिए भी चलाएंगे। तो ये मंत्री थी जिनका कहना था कि जो लिंगानुपात का अंतर है, अगर ये सुधार हुआ तो बेटों के लिए भी ये योजना जल्द ही आएगी। कैमरामैन अनूप भट्ट के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से राजकुमार चाहर ने मुलाकात की है। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजकुमार चाहर, जिन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। अध्यक्ष ने किसान हित से जुड़े कई मुद्दों पर मुख्यमंत्री से चर्चा भी की। राज्य सरकार किसानों की समस्याओं के लिए प्रतिबद्ध है, ऐसा कहना है सीएम धामी का, और किसानों को सभी संचालित योजनाओं का समय से लाभ मिले। तो पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की गई है। किसानों की कठिनाइयों को लेकर के ये मुलाकात की गई। वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे। देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड की बैठक में बोर्ड को भंग करने के मुद्दे पर कोई चर्चा न होने से तीर्थ पुरोहितों को झटका लगा है। वो बोर्ड बैठक में उनके आंदोलन को लेकर कोई ना कोई निर्णय होने की उम्मीद दरअसल कर रहे थे। बता दें कि सरकार ने देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड की अचानक बैठक बुलाई गई थी और बोर्ड भंग करने की मांग कर रहे तीर्थ पुरोहितों की निगाहें बैठक पर लगातार बनी रही, लेकिन बोर्ड बैठक में तीर्थ पुरोहितों की मांग पर कोई चर्चा ही नहीं हुई। देवस्थानम बोर्ड के मसले पर सरकार रोल बैक को तैयार नहीं है। 4 धाम देवस्थानम बोर्ड की आज मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हुई और उसमें मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि हम सेवा और सहयोग से काम करेंगे और जिनकी भी जो शंकाएं हैं उन शंकाओं को निर्मूल करेंगे। लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में ये कहा गया कि भाई जो भी इसके सदस्य हैं वो अपने अपने विचार दे दें, उन सब विचारों को संकलित करके हाई कोर्ट को प्रेषित किया जाएगा और बोर्ड की भावना से उन्हें अवगत किया जाएगा। तो इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी को ये विश्वास दिलाया है कि जो भी जिनकी शंकाएं हैं वो सब समाप्त की जाएंगी और कार्य किया जाएगा। 4 धाम। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के शाइन एक्ट के तर्ज पर निर्माण देवस्थानम बोर्ड कब बना था, वो आपको बता दें साल 2019 में त्रिवेंद्र रावत सरकार ने ये प्रस्ताव तैयार हुआ था। और इसी के साथ इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए संवाददाता सुदीप जैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप, क्या कुछ जानकारी इस पूरी खबर को लेकर? देखिए, कल जैसा कि तीरथ सिंह रावत का समय में देवस्थानम बोर्ड आया और कमेटी बनी जी। इसके बाद तीरथ सिंह रावत ने भी एक संकेत दिए थे कि वो इस पर निर्णय करेंगे, पुनर्विचार करेंगे। तो इसको
रोल बैक के तौर पर देखा गया। फिर तीरथ सिंह रावत चले गए करीब 3 माह के बाद। अब पुष्कर सिंह धामी के सामने ये मसौदा है, एजेंडा है। देखिए, पहाड़ के जो जितने भी गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जो 5 धाम है, वहाँ के जो संत समाज और जो तीर्थ पुरोहित हकूकदारी है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका ये मानना है देवस्थानम बोर्ड से उनकी जो परंपराएं हैं, उनकी जो स्वतंत्रता है, उस पर विराम लग जाएगा। कल की बैठक में ऐसा माना जा रहा था कि सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। हालांकि सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया कि पूजा पाठ इत्यादि की प्रक्रिया का लाइव प्रसारण वो नहीं करेगी। इससे कुछ तो तीर्थ पुरोहित संतुष्ट हुए, लेकिन रोल बैक जैसी जो स्थिति हम समझ रहे थे, रोल बैक जैसी स्थिति नहीं हुई है। यानी ये माना जाए कुछ काट छाट के साथ, कुछ संशोधन के साथ सरकार देवस्थानम बोर्ड के साथ काम करेगी, देवस्थानम बोर्ड से ही आगे बढ़ेगी। दरअसल वो एक रेगुलेशन भी चाहती है और एक प्रबंधन भी चाहती है। हालांकि जो हक हकूकदारी है जो उसके विरोध में है, जैसे कि हमने कल गंगोत्री मंदिर के सेमवाल जी को सुना, या पूर्व में जो प्रदर्शन हुए धाम में सतपाल महाराज के खिलाफ हुए, त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ आज भी हो रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पौड़ी में ये तक कह दिया कि प्रदर्शनकारी कांग्रेसी हैं। तो कल की बैठक बहुत संतोषजनक नहीं कही जा सकती, लेकिन सरकार एक व्यवस्था बनाना चाहती है, ऐसा जरूर दिखता है। जी सुदीप, जिस तरीके से तीर्थ पुरोहित कहीं ना कहीं इस वक्त काफी नाराज नजर आ रहे हैं, अपनी मांगे रख रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो झटका सरकार की तरफ से मिला, इसको लेकर क्या तीर्थ पुरोहितों से आपकी कोई बातचीत हुई? जी देखिए, तीर्थ पुरोहित में से सेमवाल जी से कल फोन पर बात हुई थी, तो उनका कहना है कि हम सरकार के फैसले से बहुत संतुष्ट नहीं है। हम जल्दी पर्यटन मंत्री और मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे अपनी कुछ मांगों को लेकर, क्योंकि कल पहली बैठक हो चुकी है। माना जा रहा है सरकार जल्द ही दूसरी बैठक चुनाव से पूर्व बुलाएगी, क्योंकि ये भी चुनाव में बड़ा मुद्दा बनेगा पहाड़ में, लिहाजा सरकार इस पर भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। जी सुदीप, अगर मांगों की बात की जाए तो आखिर तीर्थ पुरोहितों की ऐसी कौन सी मांग है जो सरकार नहीं मान पा रही? देखिए, अभी तक जो हमारे यहाँ बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जो मंदिरों का संचालन होता था वो पूर्व की विरासतन व्यवस्था से चलता था, पर देवस्थानम बोर्ड श्राइन बोर्ड की तर्ज पर लाया गया प्रबंधन के तौर पर। सरकार चाहती थी व्यवस्थित तरीके से यात्रा चले, पर हक हकूकदारियों का कहना है कि हमारी जो स्वतंत्रता है, जो मंदिर संचालन के तौर तरीके पद्धति, उसमें ये बाधा है, जिसका वो विरोध कर रहे थे। और हमने देखा कि मंदिर के बाहर आसन लगा के योगा दिवस के दिन हमने विरोध देखा, समय समय पर उन्होंने कई बयान भी दिए सरकारों के खिलाफ। तो विरोध है, वो चाहते हैं कि वो स्वतंत्र हो, उनको किसी बंधन में न बांधा जाए। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। पहाड़ों में भगवान शिव का पवित्र सावन महीना अब शुरू हो चुका है। सावन संक्रांति से भगवान शिव के मंदिरों में भक्तों की भीड़ भी उमड़नी शुरू हो चुकी है। 2 साल पहले की बात की जाए तो विश्व विख्यात केदारनाथ धाम सावन के महीने में भक्तों से भरा रहता था, लेकिन कोरोना के कारण यात्रा स्थगित होने से मंदिर परिसर में इस वक्त वीरानी सी छाई हुई है। धाम में दूर दूर तक एक भी भक्त नजर नहीं आ रहा है। तो वहीं दूसरी ओर केदारनाथ में चारधाम देवस्थानम बोर्ड के विरोध में तीर्थ पुरोहितों के आंदोलन 35वें दिन भी लगातार जारी है। तो मंदिर परिसर में धरना देते हुए तीर्थ पुरोहितों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। आचार्य संजय तिवारी के नेतृत्व में तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि देवस्थानम बोर्ड के विरोध के लिए आंदोलन को नई रूपरेखा के साथ तेज कर दिया गया है। बता दें कि 35 दिन से देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ धरना लगातार किया जा रहा है। आप लोगों को विदित है कि श्रावण के महीने यहाँ पर देश और प्रदेश से सभी लोग बाबा को जल चढ़ाने के लिए आते हैं, लेकिन सरकार और देवस्थानम बोर्ड के द्वारा पर्यटक स्थल तो खोले जा रहे हैं, लेकिन हमारे धार्मिक स्थलों को खोलने में उनकी कोई भी दिलचस्पी नहीं है। जय बाबा केदार। सभी शिव भक्तों को श्रावण संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से श्रावण मास यहाँ पे जो है प्रारंभ हो चुका है, और लेकिन बड़ा सोचने के विषय है कि सारा पर्यटन स्थान जो है कि उत्तराखंड में खुले पड़े हुए हैं और देव स्थान जो है खाली पड़े हुए हैं। जिस श्रावण मास में बाबा के चरणों में सभी शिव भक्त, लोकल लोग, स्थानीय लोग और यात्री लोग जो गौमुख से जल भर के आते थे और बाबा जी को अर्पित करते थे, आज सरकार के द्वारा और देवस्थानम के द्वारा उनको नीचे रास्ते में रोक दिया जा रहा है। देवभूमि में खबरों में आगे पढ़ेंगे। दिल्ली विधायक काजी निजामुद्दीन ने न्यूज 1 इंडिया से खास बातचीत की है। रुड़की के मंगलौर से कांग्रेस विधायक हैं काजी निजामुद्दीन। कांग्रेस किसी भी तरीके से असमंजस में नहीं है, ऐसा कहना है निजामुद्दीन काजी का। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 4.5 साल संघर्ष किया और समय आने पर सीएलपी लीडर का ऐलान किया जाएगा।
उत्तराखंड में जल्द ही चुनाव होने जा रहे हैं। सभी सियासी दल अपने अपने तरीके से रणनीति तैयार कर रहे हैं। कांग्रेस की क्या स्ट्रेटजी है, बात करने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड मंगलौर से विधायक काजी निजामुद्दीन साहब हैं। काजी निजामुद्दीन जी, जहां हर एक राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से फॉरवर्ड प्लानिंग तैयार कर रहा है, कांग्रेस अभी खुद कसमकस में फंसी हुई है। किस तरह की प्लानिंग के साथ 2022 में जाने जा रहे हैं? वो लोग जो बच्चे जो एग्ज़ाम में वो ज़्यादा पढ़ते हैं, जो पूरे 1 साल नहीं पढ़ते, और उनको जो आखिरी के 10 दिन 15 दिन होते हैं जब डेट शीट आ जाती है तो उनको ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। जो बच्चे पूरे साल एक अपने स्केड्यूल के हिसाब से पढ़ेंगे तो उनको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। कांग्रेस पार्टी ने 4 साल से 4.5 साल से अपना पूरा होमवर्क रखा है। हमारे सभी संगठन दुरुस्त है। संगठन ने हमारे ग्रास रूट लेवल पर, बूथ लेवल से लेकर और ज़िला लेवल तक और फिर प्रदेश स्तर पर अपना काम कर रखा है। विधानसभा में सभी विधायकों ने पुरजोर तरीके से सरकार की नाकामयाबियों को उजागर करने का, उनके भ्रष्टाचार को, जो महंगाई इस टाइम पर पूरे प्रदेश में व्यापक है, जिससे कोरोना में लोग परेशान हुए, उन सब चीज़ों को हमने उजागर करने का काम किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पिछले 1 महीने से लगातार जद्दोजहद कर रही है सीएलपी लीडर को लेकर के, लेकिन अब तक नाम फाइनलाइज नहीं है। पसोपेश की स्थिति यह है कि अभी ये तय नहीं हो पा रहा है कि सीएलपी लीडर कौन बनेगा, अभी ये तय नहीं हो पा रहा कि उत्तराखंड में चेहरा कौन बनेगा। क्या चेहरे को लेकर के किसी तरह की कशमकश है या फिर अंतर्द्वंद है? आपने कशमकश कहाँ देखी? हम लोग चुनाव से पहले के जो रणनीति के तहत मंथन होते हैं, उस मंथन का दौर एक ज़रूर हम लोगों ने किया और वो मंथन हम लोगों का जारी है। रहा सवाल नेता प्रतिपक्ष का, नेता प्रतिपक्ष का विषय आप उठा रहे हैं। अगर एक दिन भी विधानसभा का सत्र हमारी पार्टी बिना नेता प्रतिपक्ष के करती तो आप ये बात कहते। टाइमली हम लोग अपने नेता प्रतिपक्ष की घोषणा कर देंगे। रहा सवाल चेहरे का, कांग्रेस अपनी नीतियों से, अपने एजेंडे से, अपने मैनिफेस्टो पर चुनाव लड़ती है और अपने मैनिफेस्टो और एजेंडे पर राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। सो मच। तो बिल्कुल ये थे काजी निजामुद्दीन साहब, जिन्होंने आंकड़ों के आधार पर बताया कि भले ही केजरीवाल मुफ्त बिजली देने का कितना भी वादा करें, लेकिन जहां पर उनकी सरकार यानी दिल्ली में है वहां पर बिजली अन्य राज्यों से ज्यादा महंगी है। ऐसे में उत्तराखंड में वो क्या विकास करेंगे? वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज 1 इंडिया, दिल्ली। वहीं राजधानी के कैंट थाना इलाके से युवक की हत्या का मामला सामने आया और युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। आरोपी शिवा फिलहाल फरार बताया जा रहा है। मृतक का अनिल पेशे से राजमिस्त्री है। घटना के बाद पुलिस की जांच लगातार जारी है। एसपी सिटी सरिता डोभाल ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी की तलाश की जा रही है। तो आपको बता दें कि देहरादून की खबर आपको बता रहे हैं, जहां युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आरोपी शिवा मौके से फरार है और आरोपी की तलाश की जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। दरअसल ये पूरा मामला जो है वो एक मामूली विवाद को लेकर हुआ और जिसके बाद में युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। और इसी के साथ फिलहाल देवभूमि में मेरे साथ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।